धरती पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट, एक्चुअली में गोल्ड नहीं है, ना ही प्लैटिनम है, बल्कि इसका नाम है फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर 87 है और इसकी कीमत $1 बिलियन है फॉर 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस एलिमेंट की हाफ लाइफ सिर्फ 22 मिनट की है, यानी सिर्फ 22 मिनट लगते हैं इसके आधे एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने में। तो हालांकि ये धरती पर पाया जाता है, लेकिन ये इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है कि इसे कलेक्ट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। नेचुरली कहे तो धरती की पूरी क्रस्ट पर सिर्फ 24.5 ग्राम फ्रांसियम अवेलेबल है। यही रीजन है कि इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, और अच्छे पैसे होने के लिए आपके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। हम सब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिंक टैक्स के बारे में? ये कोई एक्चुअल टैक्स नहीं है जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बल्कि ये एक्स्ट्रा पैसा है जो एक औरत को पे करना पड़ता है आदमी के कंपैरिजन में सेम प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत सी कंपनीज सेम प्रोडक्ट बेचते हुए ज्यादा पैसे चार्ज करती हैं जब वो आइटम पिंक कलर में होता है या फिर औरतों के लिए होता है। परफ्यूम्स, रेजर्स, लोशंस, पेन्स, कपड़े और बैग्स। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये है कि ये माना जाता है कि औरतें इतनी प्राइस सेंसिटिव नहीं होती, वो सेम प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा स्पेंड करने को तैयार हो जाती हैं। तो कंपनी सिंपली ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं औरतों से क्योंकि वो कर सकती हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी है। लेकिन पता है आयरनी की बात क्या है? ऑन एवरेज इंडिया में एक औरत 19% कम कमाती है एक आदमी के कंपैरिजन में। तो औरतों की कमाई भी कम है और उनसे पैसे भी ज्यादा चार्ज किए जाते हैं सेम चीजों के लिए। तो जब आप अगली बारी शॉपिंग करने जाएं, इस चीज के बारे में जरूर याद रखना। रेजर्स या लोशंस जैसी चीजें खरीदनी है तो वुमेन सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है हमेशा, ये मेन सेक्शन से भी खरीदी जा सकती है। स्पेशली रेजर्स जैसे आइटम्स तो सेम परफॉर्मेंस देते हैं। आइलैंड्स आमतौर पर समुद्र में होते हैं, लेकिन नदियों के बीच में भी आइलैंड्स हो सकते हैं। और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इंडिया में है? इस रिवर आइलैंड का नाम है माजुली और यह आपको मिलेगा आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। यह आइलैंड 880 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इस पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यह आइलैंड बना था साल 1750s के अराउंड, जब ब्रह्मपुत्र और उसकी एक और ट्रिब्यूटरी डिहिंग, जो एक समय पर पैरेलल फ्लो करती थी, एक दूसरे के साथ में आकर जुड़ गई। यह हुआ एक एक्सट्रीम फ्लड की वजह से। टूरिस्ट आमतौर पर इस आइलैंड में आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप सड़कों से ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली यहां कोई सड़क नहीं है, आपको फेरी लेनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आइलैंड धीरे धीरे छोटा होता गया है ओवर द इयर्स। हिमालयाज के ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो फ्लैश फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इस नदी में, और न्यूज 18 रिपोर्ट के अनुसार 60% जमीन इस आइलैंड की ऑलरेडी वॉश्ड आउट हो चुकी है बाय द रिवर। क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों मुझ पर अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में ऐसे पेड़ होते हैं जो चल सकते हैं? मजाक नहीं कर रहा, एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। यह हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल के करीब 20 मीटर चल सकता है। इसका नाम है सोक्रेटे एक्सोराइजा या फिर सिंपली वॉकिंग पाम ट्री। आमतौर पर ये 15 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें एक्चुअली में जमीन के अंदर होती हैं, लेकिन इन वॉकिंग पाम ट्रीज की जड़ें थोड़ी सी जमीन से ऊपर है। यही रीजन है कि ये पेड़ झाड़ू जैसे दिखते हैं। जिन घने जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं वहां पर पेड़ों के लिए सनलाइट मिलना मुश्किल होता है, तो ये पेड़ एक्चुअली में चलकर जाते हैं उन एरियाज में जहां पर लाइट ज्यादा मौजूद है। चलने का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, जिस तरफ ज्यादा रोशनी होती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगनी शुरू हो जाती हैं और पुरानी जड़ों को ये अबैंडन कर देता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक्चुअली में इस चीज को चलना नहीं कहा जा सकता। ये पेड़ अपने ग्रोइंग प्रोसेस की वजह से इधर से उधर मूवमेंट करने लग रहा है और टेक्निकली शायद ये चलना नहीं हुआ। कभी सोचकर देखा है कि सारे पैसेंजर एरोप्लेन्स में इमरजेंसी के लिए हर पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दे देते? कई रीजन हैं इसके पीछे। पहला, जब एक एरोप्लेन आसमान से नीचे गिरता है, क्रैश होता है, इतना टाइम नहीं होता कि 300 लोग जो प्लेन में बैठे हैं सब एक एक करके दरवाजे से नीचे कूद पाए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से उतरने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी लोग ढंग से नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, पैराशूट से कैसे उतरते हैं। चलो कहने के लिए मान लेते हैं कि सारे पैसेंजर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाएगी पैराशूट ऑपरेट करने की, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि सारी कमर्शियल एयरलाइंस 35,000 फीट की हाइट पर उड़ती हैं। दूसरी तरफ स्काई डाइविंग करते वक्त अगर आप 15,000 फीट से ऊपर स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उतनी ऊपर से अगर आप एरोप्लेन से कूदते हो तो आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाओगे। ऊपर से तापमान होंगे -34 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस प्रॉब्लम को भी आपने ओवरकम कर लिया, अगली प्रॉब्लम आएगी वजन की। 300 पैराशूट्स का वजन 3000 किलो होता है। फ्लाइट्स के लिए कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा ये करना और आपके लिए टिकट का प्राइस ऊपर चले जाएगा।